गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम नेक्स्ट टीचिंग मेथड अप्रोच, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मेथड और अप्रोच जो होते हैं सेम ही होते हैं। जहाँ पे हमने ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, वो भी एक अप्रोच थी, लेकिन इनको मेथड के जरिए ही क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच कह लो या फिर मेथड कह लो। तो स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है या मेथड होता है, ये एक संरचना पर आधारित होता है। इसमें बहुत सारे वाक्य की संरचना के माध्यम से बच्चे को बहुत सारे वाक्य और वोकैबलरी के माध्यम से परिचित करवाया जाता है, और लैंग्वेज का जो बेसिक कंसेप्ट है कम्युनिकेशन वाला वो समझाया जाता है। तो इसके अंदर द स्ट्रक्चरल अप्रोच में है क्या, वो अभी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच वाज पॉपुलराइज्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद। यानी ये जो है स्ट्रक्चरल मेथड जो है, ये हैदराबाद इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो था वहाँ से पॉपुलर हुआ था। दिस अप्रोच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री अंडर द गाइडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट्स लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यानी ये जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी अपनी कंट्री के अंदर ये जो पॉपुलर हुआ था, ये किन के माध्यम से हुआ था? जो इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स है, जो टीचिंग इंग्लिश करवाते, जैसे आपने देखा होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए अभी जो अब जो इंग्लिश के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो अमेरिकन इंग्लिश सिखाते हैं। तो उनके जरिए ये डिफरेंट स्टेजेस जो है इसकी वो पॉपुलर हुई थी। C.S. Bhandari says in his book Teaching English, structural approach is not a method, it is an approach. Any method can be used with this approach. यानी C.S. भंडारी जो थे ये भाषाविद थे, और इन्होंने अपनी जो एक बुक थी इनकी टीचिंग इंग्लिश, उसके अंदर इन्होंने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये कोई मेथड अप्रोच जो थी एक अप्रोच है, ये कोई मेथड नहीं है। और ये ऐसी अप्रोच है जिसके माध्यम से बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अप्रोच बड़ी होती है, मेथड छोटा होता है। मेथड बहुत सारे सम्मानित हो जाते हैं एक अप्रोच के अंदर। जब हम एक अप्रोच लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड जो है यूज़ करती हैं क्लासरूम के अंदर। भंडारी द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन ए सर्टेन ऑर्डर। यानी इसके अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड जो है सर्टेन ऑर्डर में, यानी एक ऑर्डर में, जैसे पहले कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरीके से इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। Brewington structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement। यानी इसके अंदर जो ये ब्रीविंगटन है, ये एक अंग्रेजी के भाषाविद है। इन्होंने ये बताया है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है, इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की। यानी इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टडी करवाई जाती है, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को लॉजिकल अरेंजमेंट के माध्यम से, यानी तार्किक अरेंजमेंट किया जाता है, उनका क्रमिक रूप से उनको बच्चे के सामने पेश किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ ए foreign language, mastery of the structures is more important than the acquisition of vocabulary। यानी इसके अंदर vocabulary के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता, इसके अंदर सेंटेंस की स्ट्रक्चर बच्चे को बताई जाती है। और बहुत सारे मेथड हमने पढ़े हैं जिनके अंदर डायलॉग्स सीधे ही बच्चे को रटवाए जाते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की vocabulary नहीं है। जैसे जो एक घिसा पिटा पुराना जो मेथड चलता आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर स्कूल्स में, अब भी उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके मीनिंग्स बता दिए जाते हैं, उनको रटवाया जाता है, फिर उनके स्पेलिंग्स बहुत सारे, ऐसे भी नहीं है, कई स्कूलों में तो अभी तक भी ए फॉर एप्पल ही चल रहा है, उसके ए से बहुत सारी वर्ड्स और भी होते हैं वो नहीं बताए जाते। तो इस तरीके से वोकैबलरी बच्चे को इसमें नहीं रटाई जाती, इसमें जो स्ट्रक्चर है बच्चे को वो बताई जाती है, डायलॉग्स बताए जाते हैं सीधे उसको बोलने की दृष्टि से। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच। मैंने अब पहले भी आपको बताया था ओरल और ओरल। इस ओरल का मतलब लिखना होता है और इस ओरल का मतलब होता है बोलना मौखिक तरीके से। मतलब इस अप्रोच के अंदर
दिस अप्रोच ऑल्सो नोन ए न्यू अप्रोच, ये अप्रोच जो है एक नए अप्रोच के माध्यम से भी जानी जाती है, जिसके अंदर लिखित और मौखिक दोनों तरीके की अप्रोच यूज होती है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। इसके अंदर एक और बात भी बोली गई है, सिद्धांत कौन सा काम करता है इसके अंदर जो है वो बोलने का सिद्धांत जो है ज़्यादा लगाया जाता है, राइटिंग का नहीं। तो इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर बोलने पे ज़्यादा फोकस रहता है, राइटिंग पे नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बताई जाती है डायलॉग्स की, और जो डायलॉग्स होते हैं उनको लिखना नहीं होता, उनको सिर्फ बोलना होता है ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश के अंदर। ठीक है। द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर इज ए पैटर्न, ये एक पैटर्न है, ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर टू इंडिकेट ग्रामेटिकल मीनिंग, यानी इसके अंदर एक अरेंजमेंट होता है, एक विशेष अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, यानी शब्दों का, इन सर्टेन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर, मतलब एक सही क्रम से ऑर्डर में पेश किया जाता है शब्दों का क्रम। ठीक है। शब्द होते हैं अलग अलग क्रम से होते हैं, तार्किक तरीके से पेश किए जाते हैं। ठीक है। पैटर्न होता है शब्दों का। इट मे बी ए वर्ड, ए फ्रेज और ए सेंटेंस, इसके अंदर एक वर्ड भी होता है। कई बार क्या होता है, एक वर्ड पूरा सेंटेंस का रूप ले लेता है ना। जैसे हमसे कोई अब हमारा नाम पूछता है तो हम अपना नाम जो एक वर्ड के अंदर बताते हैं, तो वो वहाँ पे पूरा एक डायलॉग का काम कर रहा है कि किसी ने हमारा नाम पूछा, हमने इंग्लिश में उसको एक शब्द में अपना नाम बता दिया। तो ये स्ट्रक्चर एक वर्ड की हो सकती है, एक फ्रेज की भी हो सकती है। आपने फ्रेज पढ़े होंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, है ना, पढ़े होंगे। तो फ्रेज का हो सकता है, फ्रेज 2 या 3 शब्दों से मिलके बनता है, और एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर वर्ड की, फ्रेज की और सेंटेंस की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड इज ए स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच मेथड हाउ ओल्ड। अब इसने पूरा जो वाक्य है वो मिस कर दिया है, लेकिन इसने इतना ही पूछा हाउ ओल्ड, और सामने वाला समझ गया कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अगर हम इशारा करके किसी भी चीज़ के तरफ इशारा करके हाउ ओल्ड पूछें, तो सामने वाला आसानी से समझ सकता है कि हम उसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। हैव यू सीन द दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है, क्या आपने दिलवाड़ा टेम्पल देखा है? टीचर ने पूछी है ये बात, तो स्टूडेंट बोलेगा यस आई हैव सीन इट। अगर स्टूडेंट इतना भी बोले यस, तो टीचर समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने हाँ बोला है। अगर वो आगे की बात ना भी बोले तो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया? यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने वो देखा है। हाउ ओल्ड, यानी अगर टीचर इतनी वाली बात इज दिस टेम्पल को मिस भी कर दे, हाउ ओल्ड, तो स्टूडेंट समझ जाएगा कि टीचर उससे पूछना चाह रहा है कि वो कितना पुराना है। ठीक है। अगर वो इज दिस टेम्पल ना भी बोले तो, लेकिन यहाँ पे टीचर ने क्या बोला है? हाउ ओल्ड इज दिस टेम्पल, वो टेम्पल कितना पुराना है। द टेम्पल इज 700 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 700 साल पुराना है। स्टूडेंट ने ये जवाब दे दिया। हाउ ओल्ड आर यू, अब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। ठीक है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, स्टूडेंट ने बोला आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। ही इज़ वाइज, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, ही इज़ वाइज। यहाँ पे फिर इसी सेंटेंस को तोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बना है, कौन सा? इज ही वाइज, क्या वो अच्छा है। ठीक है। इज ही नॉट वाइज, क्या वो अच्छा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चे को अलग अलग वाक्य बता सकते हैं, उसे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करते टाइम उसे कितने प्रकार के वाक्य बोलने हैं, अगर उसे नेगेटिव वाक्य बोलना है तो कैसे बोलेगा, अगर पॉजिटिव बोलना है तो कैसे, अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे। ठीक है। और अगर आंसर करना है तो कैसे, वो किस स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर ये बच्चे को बताया जाता है। फिर फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर कौन कौन से फीचर यूज होते हैं, इसके अंदर नोट दिया हुआ है पहले ही। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स लीड टू डिफरेंट मीनिंग एज इन द अबोव सेंटेंस नंबर 3, द अबोव 2 सेंटेंसेस A and B have the same words but convey the different meaning in different arrangement of word patterns। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शब्द सेम होते हैं, लेकिन उनका पैटर्न चेंज करके उनके मीनिंग को डिफरेंट बनाया जाता है। यही स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर बच्चे को सिखाया जाता है कि शब्द सेम ही रहते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों से अगर आपको उन्हीं शब्दों से आप क्वेश्चन कर सकते हो, उन्हीं शब्दों से आप आंसर भी कर सकते हो, उन्हीं शब्दों से आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के वाक्य बना सकते हो। तो यही इसके अंदर बताया जाता है। जैसे
इसके अंदर हमने 3 वाक्य है, इसके अंदर हमने सकारात्मक वाक्य है, ठीक है, क्वेश्चन वाला, नकारात्मक वाक्य है, तीनों तरीके के वाक्य देखे लेकिन शब्द यहाँ पे सेम ही थे, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चरल अप्रोच में बताया जाता है। जैसे अगर हम जैसे कोमा, फुल स्टॉप इस तरीके से लगाए जाते हैं, उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज करते ही वाक्य का पूरा मीनिंग बदल जाता है। इसीलिए शब्दों के ऑर्डर को चेंज करने, पैटर्न को चेंज करने से भी पूरा का पूरा मतलब जो है बदल जाता है पूरे वाक्य का। द स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, जो स्ट्रक्चर है वर्ड के ऑर्डर पे, ऑर्डर मतलब वो क्रम से लिखे होते हैं ना, उनका जो क्रम होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर आधार होता है उनका, यानी वर्ड का ऑर्डर होता है ना, शब्दों का जो ऑर्डर होता है, शब्दों का जो क्रम होता है वो एक स्ट्रक्चर का आधार होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंटेड ओरली एंड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस देम थ्रू ए नंबर ऑफ ओरल ड्रिल्स सच एज रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर ड्रिल, यानी बच्चों के सामने स्ट्रक्चर जो है ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से बच्चे के सामने स्ट्रक्चर्स बता दिए जाते हैं, बच्चा उनकी प्रैक्टिस करता है डिफरेंट तरीके से, मतलब वो बोल कर प्रैक्टिस कर सकता है, बातचीत करके वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस कर सकता है। तो बहुत तरीके से वो अलग अलग तरीके से उस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करता है ताकि उसको वो रट जाए, अच्छे से उसके समझ में आ जाए। द प्रैक्टिस इज फर्स्ट डन इंडिविजुअली एंड लेटर इन ए ग्रुप, यानी पहले वो व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करता है और फिर वो ग्रुप में सबके साथ बोल के पीयर लर्निंग के जरिए स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करता है। बाय द टाइम स्टूडेंट्स लीव द स्कूल दे एक्वायर ओवर अबाउट 275 basic structures and vocabulary of about 3000 words. This proves to be a great help to them in practical life. यानी बच्चा जब स्कूल में होता है ना, वो लगभग 275 के लगभग स्ट्रक्चर सीख जाता है और 3000 की उसकी वोकेबलरी होती है, ऐसा माना जाता है लगभग। ऐसा नहीं है कि 3000 है तो 3001 नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी जो भाषाई क्षमता है बहुत अच्छी होती है, उनकी वोकेबलरी अच्छी होती है, ठीक है, तो अच्छे वक्ता होते हैं वो, तो उनके, लेकिन ये जनरली बताया गया कि इतने तो बच्चे के पास होते ही होते हैं, इतने शब्द, तो उन शब्दों के माध्यम से बच्चा आसानी से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डील कर सकता है, बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसिस दैट द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये आरपीएससी में क्वेश्चन पहले बन चुका है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसिस यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो दबाव देता है किस पे, दैट द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी, यानी भाषा के कोश पे, शब्द कोश पे और स्ट्रक्चर्स पे, डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं उन पे दबाव देता है। और वोकेबलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जो वोकेबलरी और स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए जाते हैं टीचिंग की प्रैक्टिस के लिए, उन पे स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो दबाव देता है, ठीक है, जोर देता है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसिस दैट द अर्ली प्रैक्टिस शुड फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी फोनोलॉजिकल मतलब होता है जो ध्वनि विज्ञान होता है उस पर, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के जरिए जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, उन पे ये जोर देता है और जल्दी से उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल देता है बच्चे को, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेगा ना बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पे स्ट्रेस देता है, किस पे दबाव देता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, देख लीजिए। अब स्ट्रक्चर वाले मेथड से 2 क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। डॉक्टर वेस्ट से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन डायरेक्ट से और ग्रामेटिकल मेथड जो था, ट्रांसलेशन मेथड था, उससे बहुत क्वेश्चन बने थे। तो कई जो अप्रोच और मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स की सिलेक्शन कैसे, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को बच्चे के सामने पेश करना चाहिए। यूजफुल स्ट्रक्चर्स, जो उसके डेली लाइफ में काम आए, ऐसे। सिंपल स्ट्रक्चर्स, साधारण वाक्य, मतलब बच्चे को बताए जाए ऐसे वाक्य जो बच्चा आसानी से यूज कर पाए। ऐसे नहीं है कि भारी भरकम लंबे तगड़े वाक्य उसको बता दिए जाए जो वो एक बार तो यूज कर लेगा टीचर की प्रेजेंस के अंदर, लेकिन बाद में वो यूज नहीं कर पाएगा। टीचेबल स्ट्रक्चर्स, पढ़ाने लायक स्ट्रक्चर, जो हम बच्चे को आसानी से पढ़ा पाए और बच्चा उसको आसानी से कैच कर पाए। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एक टीचर को
यूज़ करनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए इस अप्रोच के माध्यम से। सिचुएशंस ऑफ टीचिंग स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से सिचुएशन में इन स्ट्रक्चर्स को टीच करवाया जा सकता है। गेस्चर्स एंड एक्शंस के माध्यम से टीचर जो है इशारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एक्शन करके बता सकता है ना। ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता सकता है। पिक्चर चार्ट्स, पिक्चर वाले चार्ट्स को यूज़ करके बता सकता है। मॉडल्स एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल के माध्यम से बता सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बता सकता है। मतलब डिफरेंट तरीके से एक टीचर जो है वो क्लास में इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये थी इसके आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और मेरिट और डीमेरिट्स, उसके बाद में बारे में हम कल जिक्र करेंगे कल की क्लास में। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच थी, इसके अंदर टीचर कैसे पढ़ा सकता है, क्या होती है ये, किस तरीके से यूज़ होती है, कितने टाइप्स के सेंटेंस हम बच्चे को बता सकते हैं, वो बच्चे के लिए कितने यूज़फुल होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, किन किन माध्यम से, किन किन एड्स के जरिए हम टीच करवा सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। ये अप्रोच है, ये मेथड है, सारा हमने इसके अंदर जिक्र किया। कल नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स के टाइप, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सबका जिक्र करेंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसको आप जियोगे एक टीचर की दृष्टि से तभी वो आपको आएगी, अदरवाइज चाहे आप दुनिया की 1000 बुक्स खरीद लीजिए, पेडागोजी आपके बस की नहीं होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि रटने से पेडागोजी कभी नहीं आती, पेडागोजी से कभी किसी बुक से क्वेश्चन नहीं बने, ना ही कभी बनेंगे। कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी कंसेप्ट के अंदर भी लैंग्वेज जो होती है वो फिक्स नहीं होती, भी इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन बन जाएंगे। अलग लैंग्वेज हो सकती है लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, और इंग्लिश के जरिए हिंदी भी आपको आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको हिंदी में आना चाहिए, हिंदी से फिर वापस इंग्लिश भी आनी चाहिए कि अगर लैंग्वेज चेंज भी हो जाए, क्योंकि हर एक पेपर के अंदर जब मेथड से अप्रोच से क्वेश्चन बनते हैं तो हर बार लैंग्वेज अलग ही मिलती है। बाकी सारे एग्जाम्स का नहीं कह सकते, लेकिन सीटेट के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और सीटेट के अंदर जितने भी मेथड के क्वेश्चन आते हैं, मेथड सेम हो सकता है लेकिन लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं होती। और जो सेंटर के एग्ज़ाम है ना, उनके अंदर मेथड्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम के देखा जाए तो डिफरेंस होता है दोनों में बहुत सारा। ठीक है, तो इनको रटिए मत, इनको समझिए कंसेप्ट को, और फिर बाद में इनके क्वेश्चन देखिए कि पिछले एग्जाम्स में कैसे बने हुए और आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और आप जब सोल्व कर रहे हो तो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर बने हुए हैं इंग्लिश वाले, क्योंकि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज बनती है तो उनका सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट में क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, वहाँ पे पेडागोजी 20 नंबर की रहती है, तो आप उनके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो किसी भी चीज़ को अंधे की तरह जो आपको लीक पे चलाया जा रहा है उसी पे चलने की अच्छा है, बजाय आप अपने बलबूते पे अपनी समझ पे देखिए कि पेडागोजी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कि मैं बता पा रही हूँ, पेडागोजी कभी भी रटनी नहीं चाहिए, ये व्यवहारिक विषय है, जिस तरीके से साइकोलॉजी एक व्यवहारिक विषय है उसी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।